नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार नागर A to Z स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खम्मा गणी और अपने क्या है कि वो चल रही थी अरावली। कौन सी चल रही थी? अरावली। और अरावली और थार का प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां से क्या है, हर बार हर परीक्षा में, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे आरएस का मेंस हो, और हर परीक्षा में, और अरावली तो प्रभावित करती है आईएएस यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनको भी, क्योंकि राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में भी अरावली क्या सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो अरावली को अपने इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपको क्या हो, हर एग्जाम में क्या हो, आपके परसेंट सही होने की संभावना ज़्यादा रहे। तो अरावली में अपने क्या पढ़ लिया, उसकी उत्पत्ति पढ़ ली थी, है ना, उसका काल पढ़ लिया था, उस किससे संबंधित है वो पढ़ लिया था, और भारत में और राजस्थान में कहाँ तक फैली है और कैसे फैली है, उनकी दूरियां भी अपने देख ली थी, और कितने प्रतिशत फैली है वो भी अपने देख लिया था। अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यूँ है मेरे प्यारे साथियों कि इसकी है विशेषताएं, क्या है अरावली और अरावली की विशेषताएं। अपने क्या करते हैं, अपने सीधा पढ़ते हैं अरावली को, अपने क्या पढ़ते हैं, सीधा सीधा पढ़ते हैं कि अरावली में ये है, अरावली में वो है, अरावली में ये फलाना ढीकड़ा, ठीक है। अपने 100 बातें पढ़ते हैं अरावली में, लेकिन क्या है, अगर विशेषताएं पढ़ देना आपने, तो मेरे हिसाब से हर पिक्चर की अपनी विशेषताएं ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, ऐसे तो नहीं आप मैथ में कि चलो मूलधन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता है कि ये विश्व की, कौन सी, ये विश्व की, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, ठीक है, ठीक है जी। ये विश्व की क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है या प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब देखो विश्व में क्या हुआ कि 3 बार, कितनी बार, 3 बार पर्वतीकरण हुआ है, यानी कि 3 ऐसे काल आए हैं जिनमें क्या हुआ है, पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो बहुत से काल हुए, प्रत्येक काल में पर्वतों का निर्माण हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 3 ही माने जाते हैं। एक तो था प्री कैम्ब्रियन काल, कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, जिसको अपने आद्य महाकल्प के नाम से, जोइक के नाम से जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल। और दूसरा था डेविनियन काल, डेविनियन काल। दूसरा कौन सा था, डेविनियन काल था, ठीक है, डेविनियन काल था। पहला कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन काल, यानी कि विश्व के अंदर 3 बार पर्वतीकरण हुआ है, 3 बार पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। 3 ऐसे काल हुए जब पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पहला कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल है, दूसरा कौन सा है, डेविनियन काल है, और तीसरा है टर्शियरी युग। कौन सा है, टर्शियरी। जैसे आप पढ़ते आए हो अरावली, जब भी आप वो पढ़ते हो ना हिमालय, तब आप पढ़ते हो, और इसे कहते हैं तृतीयक युग। कौन सा युग, तृतीयक युग, टर्शियरी काल या तृतीयक युग भी कहते हो। अब इनमें पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो प्री कैम्ब्रियन काल में पर्वत कौन सा बना, अरावली बना। कौन सा पर्वत बना, जब यानी कि पृथ्वी के ऊपर जब प्री कैम्ब्रियन काल आया तो कौन सा बना, अरावली बना, ठीक है। डेविनियन काल में कौन कौन से बने, तो यूराल पर्वत बना। कौन सा, यूराल पर्वत। अब है कहाँ यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत मेरे प्यारे साथियों, यूराल पर्वत है यूरोप और एशिया को अलग करने वाला। जब अपने यानी कि विश्व का जो भूगोल पढ़ते हैं तब अपने देखते हैं कि ये एशिया है, ये क्या है, एशिया, और एशिया को अलग करने वाला जो है ये यूरोप है, और इन दोनों के बीच में कुछ एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे काकेशस पर्वत है, काला सागर है, ठीक है। तो उनमें यूराल भी है, यूराल प्रदेश, यूराल नदी, और यूराल पर्वत, प्रदेश नहीं पर्वत, ठीक है। तो इसके अंदर यूराल, ये तो यूराल कहाँ पर है, एशिया और यूरोप की सीमा के ऊपर बना हुआ पर्वत है, जिसका निर्माण कब हुआ था, डेविनियन काल में हुआ था, ठीक है। तो डेविनियन काल में यूराल पर्वत बना, और कौन सा बना, एक भारत का और है विंध्याचल,
विंध्याचल, मध्य प्रदेश, गुजरात और इनके बीच में से निकलता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, है ना। तो यहाँ देखते हैं अपने विंध्याचल पर्वत और ये रहा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत ऐसे फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत, है ना, इनके बीच में यहीं, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल पर्वत का भी निर्माण कब हुआ था? डेविनियन काल में हुआ था, ठीक है जी, डेविनियन काल में हुआ पर्वत का निर्माण। एक और है और उसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। और ये जो सतपुड़ा है वो यहाँ है मेरे से प्यारे साथियों, ये है इंडिया और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो सतपुड़ा जो है वो भी डेविनियन काल में बना हुआ पर्वत है, ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखो सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत का निर्माण। अब टर्सरी काल में कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ? टर्सरी काल में जितने भी दुनिया में, जितने भी यानी पूरी पृथ्वी पर जितने भी नवीन पर्वत हैं, कौन से पर्वत हैं? नवीन, नए पर्वत हैं, नवीन, और ऊपर से क्या होने चाहिए? वलित होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी नवीन और वलित पर्वत हैं उनका निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी काल में या तृतीय काल में हुआ था। तो कौन कौन से हैं देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनका, मैं यहाँ, चलो ऊपर लिख देते हैं, हमने इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो एक तो है हिमालय, कौन सा है? हिमालय, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब हुआ? तो टर्सरी युग में हुआ, नवीन वलित पर्वत है ना, ठीक है। उसके बाद में एंडीज, 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 रॉकी, और कौन सा है? रॉकी। लगभग वो पर्वत श्रृंखलाएं जो क्या हैं? वर्तमान में अस्तित्व में है और वर्तमान में क्या हैं? पाई जा रही हैं, और वर्तमान में किसी न किसी महाद्वीप की या तो लंबी है या ऊंची है। रॉकी, एंडीज, एटलस, और कौन सी है? एटलस, एटलस, और एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये अफ्रीका में है, ये इंडिया एशिया में है। एंडीज और रॉकी ये अमेरिका में, ठीक है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं इनका निर्माण हुआ। तो पहली विशेषता क्या थी अपने कि विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है, और अपने ये साबित कर दिया कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कब कब बनी, ठीक है। तो अपने ऐसे विशेषताओं के आधार पर अपने क्या करते हैं? अरावली की विशेषताएं जानने का प्रयास कर रहे हैं, अरावली को जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलो अगली विशेषताएं देखते हैं। दूसरी विशेषता की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी विशेषता, ये भारत की, किसकी? भारत की महान जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक, जल विभाजक रेखा है। ये भारत की महान जल विभाजक रेखा है। अब है कैसे? तो देखना, भारत की बात आई है ना, तो भारत के पे ही अपने काम करते हैं कि इसके हैं दो कारण। इसके कितने कारण हैं? दो कारण है इसको कहने के। एक तो है ये, ठीक है, ये अरावली है। तो भारत के क्या है कि भारत में जितने भी, भारत में जितने भी ये हैं यानी कि जो पर्वत हैं उनमें क्या है कि अरावली और, अच्छा, भारत के जल विभाजक रेखा, इसमें क्या है कि इधर तो 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में 0 से 50 और अरावली के पूर्व में 50 से अपर, जितनी 100-200 मान सकते हैं, जितनी भारत में होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जलवायु विभाजक रेखा भी कहा जाता है। दूसरा कारण कौन सा है? तो देखिएगा, दूसरा कारण ये है मेरे प्यारे साथियों, दूसरा कारण ये है कि ये है राजस्थान, और राजस्थान के ये क्या करती है? बीच में से गुजरती है। किस में से गुजरती है? बीच में से गुजरती है। तो राजस्थान के बीच में से गुजरती है। तो अरावली के जो पश्चिम में नदियां निकलती हैं, अरावली के पश्चिम में जो नदियां निकलती हैं वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। किस में गिरती हैं? अरब सागर में।
और अरावली के जो पूर्व में निकलती हैं वो लगभग कहाँ गिरती हैं, जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके दो कारण हैं, और दो कारण कौन कौन से हैं कि एक कारण कौन सा है कि ये जलवायु विभाजक रेखा है, और एक कौन सा नदी विभाजक रेखा भी इसको कह सकते हैं। आई दिमाग में चलते हैं आगे, आगे का कारण देखते हैं। दूसरा कारण अपने देख लिया, ठीक है। अब तीसरी विशेषता की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी विशेषता की? तीसरी विशेषता की। और तीसरी विशेषता ये कहती है कि अरावली में, किसमें? अरावली, और अरावली में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। और अरावली में अग्न्य चट्टानें, कौन सी चट्टानें? प्राथमिक, जिनको कहते हैं अपने अग्न्य चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अग्न्य चट्टानें पाई जाती हैं। अग्न्य चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है जी, अग्न्य चट्टानें पाई जाती हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अरावली में अग्न्य चट्टानें पाई जाती हैं, और अग्न्य चट्टानों को कौन सी चट्टानें कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, और इन अग्न्य चट्टानों के आधार पर अरावली में कौन सी चट्टानें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं? वो है ग्रेनाइट। कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब जहाँ अग्न्य चट्टान होगी, कौन सी चट्टानें होंगी? जहाँ अग्न्य चट्टान होगी वहाँ पर क्या होंगे? धात्विक खनिज ज़्यादा मिलेंगे। कौन से खनिज ज़्यादा मिलेंगे? धात्विक खनिज ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि जहाँ पर क्या होगी? ग्रेनाइट चट्टानें, अग्न्य चट्टानें होंगी, वहाँ पर कौन से खनिज ज़्यादा मिलेंगे? धात्विक खनिज ज़्यादा मिलेंगे। अब मैं अग्न्य चट्टानों के बारे में बता रहा हूँ आपको कि अग्न्य चट्टानें, अग्न्य बराबर आग प्लस न्य, आग प्लस न्य से बनी है, यानी आग से बनी हुई है। कब? जब पृथ्वी पर क्या थे? ज्वालामुखी बहुतायात में थे, तब ज्वालामुखी फूटते थे, और फूटने से कौन सी चट्टानें बनी? अग्न्य चट्टानें बनी। ठीक है, तो अग्न्य चट्टानें भूमि पर दो प्रकार से पाई जाती हैं। किस पर? पृथ्वी पर। किस पर? पृथ्वी में दो प्रकार से पाई जाती हैं। एक तो है ग्रेनाइट। कौन सी है? ग्रेनाइट। और एक है बेसाल्ट। कौन सी है? बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट से यूं कर लेना कि जो पृथ्वी के बाहर आ गया, ये देखो ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के बाहर जो लावा आ गया, पृथ्वी के बाहर जो चट्टानें बनी हैं उन्हें कहते हैं बेसाल्ट। कौन सी चट्टानें कहते हैं? बेसाल्ट। और जो पृथ्वी के भीतरी चट्टानें बनी हैं, यानी कि थोड़ी दूरी पर, उसे कहते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, अपने यूँ कह सकते हैं कि ग्रेनाइट तो आंतरिक चट्टानें हैं, और बेसाल्ट बाह्य चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? बाह्य चट्टानें हैं। बाह्य चट्टानें हैं। ठीक है, बाह्य चट्टानें हैं। आई बात समझ में? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने आगे धात्विक खनिजों की बात करेंगे कि कौन कौन से धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अरावली में अग्न्य चट्टानें देखने को मिलती हैं। अग्न्य चट्टानें कौन से रूप में देखने को मिलती है? ग्रेनाइट मिलती है, बेसाल्ट नहीं मिलती। ठीक है, तो अग्न्य दो रूपों में मिलती है, ग्रेनाइट में और बेसाल्ट में। बेसाल्ट बाह्य चट्टानें या बाहरी चट्टानें या पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, और ग्रेनाइट पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। और इन चट्टानों में ज़्यादातर कौन से खनिज देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं? या तो धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। तो धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं देखो। तो अरावली में, अरावली चौथी विशेषता की बात कर रहा हूँ मैं। अरावली में धात्विक खनिज मिलते हैं। कौन से खनिज मिलते हैं? धात्विक खनिज मिलते हैं। अरावली में धात्विक खनिज मिलते हैं। तो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं देखो। ठीक है, धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो धात्विक खनिज कौन कौन से आपको पता ही है। धात्विक जिसमें धातु की मात्रा होती है, और वो कौन सा है? लोहा है। कौन सा है? लोहा। ठीक है, अधिकांशतः राजस्थान में जितने भी धात्विक खनिज हैं वो अरावली प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और है तांबा। कौन सा है? तांबा, चांदी, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। ठीक है, मैग्नीज,
मैग्नीज। ठीक है, तो इस प्रकार जो धात्विक खनिज है राजस्थान में वो कहाँ मिलते हैं, लगभग यहीं मिलते हैं। एक और यूरेनियम यूरेनियम का एक मिलता जुलता भाई और है, ठीक है, उसका नाम है बेरेलियम। ठीक है, तो लोहा, तांबा, चांदी, सीसा जस्ता, मैग्नीज, यूरेनियम और बेरेलियम ये वो है। हाँ, एक प्रश्न और आया कि थार के मरुस्थल में कौन सा खनिज यानी कि ऊर्जा आणविक खनिज मिलता है। ठीक है, अभी वो प्रश्न देखते हैं, अपने पहले उस प्रश्न की बात करते हैं कि थार के मरुस्थल में थार में कौन सा आणविक खनिज मिलता है। आणविक खनिज कौन सा मिलता है, ठीक है, तो यूरेनियम, 2 नंबर ऑप्शन बेरेलियम, तीसरा है थोरियम और चौथा है पेट्रोलियम। अब बताओ, पेट्रोलियम ये आया हुआ प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। और अपने अभी क्या देखा कि अरावली के प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, अरावली के प्रदेश में कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं, तो भैया यूरेनियम और बेरेलियम ये तो अरावली के हैं। बची बात दोनों की इनकी, तो ये कोई आणविक खनिज नहीं है, ये ऊर्जा खनिज है। कौन सा खनिज है, वैसे ये है तो ये भी ऊर्जा खनिज, लेकिन पेट्रोलियम को ऊर्जा खनिज माना जाता है, उसमें खनिज माना जाता है। तो थोरियम है, कौन सा है, थोरियम। तो थार के प्रदेश में कौन सा खनिज मिलता है, तो थोरियम देखने को मिलता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं अपने यहाँ, टंगस्टन। कौन सा, टंगस्टन। हाँ, ये भी ज़्यादातर देखने को मिलता है अरावली प्रदेश में। ठीक है, अरावली प्रभावित करती है इसको, टंगस्टन को। ठीक है, अब इनका विस्तार देख लेते हैं अपने कि कहाँ कहाँ है। ये है अपना राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में ये है अरावली। क्या है, अरावली। ठीक है, ये क्या है, अरावली है राजस्थान में। और इसमें कौन कौन से खनिज, अपने सबसे पहले कौन सा खनिज देखा, लोहा देखा ना। तो लोहे की बात करते हैं, तो लोहा मिलता है यहाँ, कौन सा, मोरीजा बानोल मिलता है क्या, हाँ, मोरीजा बानोल। और यहाँ खेतड़ी सिंघाड़ा, मोरीजा बानोल, खेतड़ी सिंघाड़ा। मोरीजा बानोल जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है मोरीजा बानोल। डाबला सिंघाड़ा या खेतड़ी सिंघाड़ा। ठीक है, अपने इसको ब्रैकेट में डाल के क्या करते हैं, डाबला और कर लेते हैं। आप कहोगे जी ये तो लिखवाया ही नहीं, ठीक है ना, तो डाबला सिंघाड़ा। ठीक है, और यहाँ ये है नीमला राईसेला, ये दोसा में है, नीमला राईसेला। ठीक है, मोरीजा बानोल, नीमला राईसेला, ये सारी की सारे लोहे की खाने हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, और देखते हैं इधर उदयपुर में। देखो ये उदयपुर ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति का। यहाँ है नाथरा की पाल और थुरहुंडेर। ठीक है, तो जितने ये मैंने ब्लैक से लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लोहे की खाने हैं राजस्थान में। यानी कि वह खनिज हैं जो अरावली में निकलते हैं। और अरावली देखो, अरावली के परिक्षेत्र के अंदर ही हैं। आगे देखना, तांबा। ठीक है, और तांबा निकलता है यहीं से, इसी के पास। ठीक है, तो खेतड़ी सिंघाड़ा और डाबला सिंघाड़ा से तांबा भी निकलता है। और क्या निकलता है, लोहे की खाने भी पाई जाती हैं। चलें आगे देखो,
चांदी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चांदी, और चांदी है यहाँ उदयपुर में, और उसका नाम है जावर की खान। कौन सी खान है? जावर की खान, ठीक है। और अब बात करते हैं और किसकी? टंगस्टन की। तो टंगस्टन यहाँ किसमें? टंगस्टन, टंगस्टन निकलता है नागौर में, और नागौर में है डेगाना भाखरी, डेगाना बाघरी, भाखरी, ठीक है, डेगाना बाखरी में, ठीक है। तो नागौर का कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ एक हिस्सा, मान लो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना आता है उतना कुछ एक अरावली को प्रभावित भी करता है। तो अरावली और अरावली के डेगाना बाखरी में टंगस्टन की खानें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे है यहाँ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में है रामपुरा अंगुच्चा, रामपुरा अंगुच्चा, रामपुरा अंगुच्चा, ठीक है, रामपुरा, रामपुरा अंगुच्चा। और यहाँ राजसमंद, और राजसमंद में है राजपुरा दरिब्बा, राजपुरा दरिब्बा। इन दोनों से मिलता है सीसा जस्ता। कौन सा मिलता है? सीसा जस्ता, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं अपने कि उन विशेषताओं के आधार पर कि आग्नेय चट्टानें, और आग्नेय चट्टानों में क्या मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा मिलता है? खनिज, धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। अब आपको एक में प्रश्न आया हुआ है, और वो प्रश्न की बात कर रहे हैं कि उसमें है कथन और कारण, ठीक है। तो कथन, कथन आर, और कारण ए, ठीक है। कथन और कारण की बात कर रहा हूँ। प्रश्न में कथन और कारण से प्रश्न पूछा गया, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि अरावली धात्विक खनिजों का भंडार है। अरावली, अरावली धात्विक खनिजों का भंडार है, ठीक है जी। कारण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है जी, आग्नेय चट्टानें हैं या पाई जाती हैं, ठीक है। अब उसने ऑप्शन दिया आर व ए सही हैं, दोनों सही हैं यानी, ठीक है। और आर ए की व्याख्या करता है, आर ए की क्या करता है? व्याख्या करता है। आर ए की क्या करता है? व्याख्या करता है, ठीक है। आर ए की क्या करता है? व्याख्या करता है। और यहाँ है आर सही है, आर सही है, ए गलत है, ठीक है। बी में आएगा, सी में सॉरी, आर गलत है और ए सही है। डी में आर और ए सही है परंतु व्याख्या नहीं करता, ठीक है। यानी कि आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो कि अब इस प्रश्न में क्या हुआ कि अरावली धात्विक खनिजों का भंडार है, आपने देख लिया। और यहाँ क्या, क्यों धात्विक खनिजों का भंडार है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इसके लिए तो ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। कौन सा होगा? ये सही होगा, क्योंकि ये दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। आग्नेय चट्टानों की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। अब बताओ क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा कि आर तो सही है लेकिन ए क्या है? गलत है। ए क्या है? गलत है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो इसमें क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बनेगा।
ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं कई बार, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपन क्या करें, इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या करें, प्रयास क्या करें सुलझाने का। ये रहा। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ चलो आगे चलते हैं। अगली विशेषता ये है मेरे प्यारे साथियों, 5वीं विशेषता, ठीक है। 5वीं विशेषता है कि यहाँ पर यानी अरावली में लाल मृदा, कौन सी मृदा, लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा का ये हुआ कि पर्वतीय मृदा भी कह सकते हैं इसे अपनी, कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा। लाल मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। कई सी जो बढ़िया बुक्स हैं उनमें पर्वतीय मृदा भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस मृदा में, लाल मृदा में कौन सी फसल होती है, तो मक्का की फसल होती है। कौन सी फसल होती है, मक्का की फसल होती है। कौन सी फसल होती है, मक्का की फसल। लाल मृदा, और लाल मृदा में कौन सी फसल होती है, मक्का की फसल होती है, यानी कि उपयुक्त है, मक्का के लिए उपयुक्त है। और मक्का की फसल बोई जाती है, देखना बोई जाती है, बोई जाती है। सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है, तो अरावली में बोई जाती है। कहाँ बोई जाती है, राजस्थान में, तो अरावली में। कई बार प्रश्न सीधा पूछ लेते हैं कि बताइए कौन से प्रदेश में सर्वाधिक मक्का की फसल बोई जाती है, तो कौन से में बोई जाती है, अरावली प्रदेश में। अगर जिला पूछ ले तो बोई जाती है मेरे प्यारे साथियों उदयपुर में। कहाँ बोई जाती है, मैं बोने का बोल रहा हूँ, उत्पादित होने का नहीं बोल रहा, ठीक है। आपको उन्होंने तो उत्पादन होने का बता दिया, नहीं उत्पादन होने का नहीं बता रहा, बोई जाती है। और बोई कब कहाँ जाती है, उदयपुर में। कहाँ बोई जाती है, उदयपुर में। और उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, देखिए मेरे पास 2017 और 2018 का आंकड़ा है, उसके अनुसार चित्तौड़ में कहाँ होती है, चित्तौड़ में सर्वाधिक, और दूसरे नंबर का है उदयपुर। कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। आई बात समझे। तो पर्वतीय मृदा है, लाल मृदा है, और लाल मृदा किसके लिए उपयुक्त है, मक्का के लिए उपयुक्त है। और मक्का जो है वो अरावली में बोया जाता है सर्वाधिक, यानी उदयपुर में बोया जाता है। और उत्पादन 2017-18 के अनुसार चित्तौड़ में ज़्यादा होता है, और 2 नंबर का किस में होता है, उदयपुर में होता है। विश्व में सर्वाधिक मक्का, विश्व में सर्वाधिक मक्का कहाँ पैदा होता है, तो USA में, US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वो कौन सा है, इंडियाना। कौन सा क्षेत्र है, इंडियाना क्षेत्र। इंडियाना क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का बोया जाता है, इसलिए विश्व की मक्का पेटी कहते हैं USA को, मक्का पेटी, ठीक है। वहाँ मक्का व्यक्तियों के खाने के लिए नहीं बल्कि जानवरों को यानी कि सूअर को देने के लिए किया जाता है, क्योंकि मक्के में स्टार्च ज़्यादा होता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं थोड़ा और, कि इसकी जो यानी कि कई बार क्या होता है, इसकी मक्का की किस्में पूछते हैं वो, कि कौन सी किस्में हैं, तो माही, धवल, माही धवल। ये चावल की नहीं है, ये किसकी है, इसकी है माही कंचन, माही कंचन, माही कंचन, माही धवल, ठीक है। और श्वेता, और कौन सी है, श्वेता। और गंगा है, अगेती है, और बहुत सी हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। ये क्यों प्रमुख है, क्योंकि इनसे मिलती जुलती चावल की किस्म भी है ना। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कौन सी चावल की किस्म है, तो माही सुगंधा जो है, सुगंधा वो है चावल की, माही धवल। और माही कंचन किसकी हैं, मक्के की किस्में हैं। क्यों प्रसिद्ध है, माही आगे लग गया, इसका मतलब माही कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई फसलें हैं। आई बात समझ में आई होंगी, ठीक है। चलते हैं आगे अगली विशेषता पे, अगली विशेषता, ठीक है। और अगली विशेषता ये है कि यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ वन संपदा, वन्य जीव, वन जीव और अभ्यारण्य सर्वाधिक है। कहाँ पर सर्वाधिक हैं, अरावली में। तो अरावली में वन्य जीव और वन अभ्यारण्य क्या हैं, सर्वाधिक हैं। राजस्थान में जो कुल हैं वो लगभग कितने हैं, 26 अभ्यारण्य हैं। 26 अभ्यारण्य में अधिकांशतः कहाँ पर हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, यहीं देखने को
मिलते हैं। अरावली में क्यों? पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होंगे? पशु जानवर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। भारतीय वन रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? भारतीय वन रिपोर्ट। भारतीय वन रिपोर्ट, भारतीय वन रिपोर्ट प्रकाशन हुआ। भारतीय वन रिपोर्ट का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। और भारतीय वन रिपोर्ट 2017, कब? 2017। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था फरवरी 2018 में। कब हुआ था? फरवरी 2018 में क्या हुई थी? ये पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन, राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं? उदयपुर में। और उदयपुर किस प्रदेश का भाग है? अरावली प्रदेश का भाग है। ठीक है। तो वन्य जीव और अभ्यारण्य भी सर्वाधिक कहाँ पर हैं? अरावली में हैं। ठीक है। वन्य जीव यानी कि जो जीव जानवर हैं वो भी अरावली में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। अधिकांशतः हैं, 26 हैं कुल राजस्थान में अभ्यारण्य। और भारतीय वन रिपोर्ट 2017 जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 12 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी 2018 को प्रकाशित हुई, अभी तक नई आई नहीं है, दूसरी भी आने वाली है, जब आएगी तब देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? उदयपुर में हैं। आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो कौन कौन से हैं वन्य जीव अभ्यारण्य? ठीक है, जो कहाँ पर हैं? यहाँ देखने को मिलते हैं। तो फुलवारी की नाल, कौन सी नाल है? फुलवारी की नाल। पता ही है कहाँ पर आपको? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, और वो है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि कौन कौन से अरावली में स्थित हैं। ठीक है। जयगढ़ अभ्यारण्य और नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर हैं? जयपुर में हैं। कहाँ पर हैं? जयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। कहाँ पर है? सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। ठीक है। बस्सी प्लस भैंसरोडगढ़, कौन सा गढ़ है? भैंसरोडगढ़। ठीक है। और ये कहाँ पर हैं? चित्तौड़ में हैं। कहाँ पर हैं? चित्तौड़ में। और है मेरे प्यारे साथियों, इसमें प्रतापगढ़ का जाखम अभ्यारण्य, जाखम नदी के किनारे, जाखम नदी के किनारे सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। वो भी कहाँ पर है? यहीं है। ठीक है। तो इससे बहुत से अभ्यारण्य हैं जो कहाँ पर हैं? अरावली प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? अरावली प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। अब वन्य जीव जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव विषय, वन्य जीव विषय। ठीक है। वन्य जीव विषय, और वन्य जीव जो विषय है भारतीय संविधान में, कौन से संविधान में? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कौन सी सूची में शामिल है? तो वो है समवर्ती सूची में शामिल। 3 सूचियाँ हैं ना, उन सूचियों के अंदर से समवर्ती जो सूची है उसके अंदर कौन सा विषय शामिल है? वन्य जीव और वन्य अभ्यारण्य भारतीय वन सूची में शामिल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये थे अभ्यारण्य। अब आगे की बात कर रहा हूँ अगली विशेषता की। किसकी बात कर रहा हूँ? अगली विशेषता की बात कर रहा हूँ, और वो है कि अरावली, राजस्थान में अरावली राजस्थान में जनजातियों की आश्रय स्थली है, पनाहगाह है। क्या है? पनाहगाह, आश्रय स्थली है। किसकी? जनजातियों की। जितनी भी जनजातियां, जैसे भील, मीणा, है ना, कंजर, ग्रासिया, भील, डामोर, जितनी भी उन जातियों की क्या है? आश्रय स्थली है। देखते हैं अपने।
ये है अरावली, ठीक है। और अरावली में कौन कौन सी जनजातियां देखने को मिलती हैं, तो देखना आप, जयपुर और जयपुर के आसपास कौन सी जनजाति है, मीणा। तो सर्वाधिक सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है राजस्थान का वो कौन सा है, मीणा जनजातीय समूह है, जयपुर में देखने को मिलता है। जयपुर में जयपुर में मिलते हैं, पाया नहीं जाता अभी, सॉरी उसके लिए, पाया कोई मान लो व्यक्तियों का समूह है, पाया नहीं जाता, देखने को मिलते हैं व्यक्ति जनजाति जहाँ देखने को मिलती है। ये है सिरोही, और सिरोही में है गरासिया, कौन सी है, गरासिया जनजाति। सिरोही और सिरोही में कौन सी है, गरासिया जनजाति ज़्यादा है, ठीक है, गरासिया जनजाति ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ चित्तौड़गढ़ और कोटा, ये जो कोटा वाला भाग है ना, चित्तौड़गढ़ कोटा वाला भाग, यहाँ है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति है, कैथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति क्या करती है, कत्था बनाती है। क्या बनाती है, कत्था बनाती है। किससे बनाती है, तो खेर वृक्ष से बनाती है। किससे बनाती है, खेर वृक्ष के जो मान लो खेर वृक्ष से जो तरल पदार्थ निकलता है उससे क्या बनाती है, कत्था बनाती है। कथोड़ी जनजाति मिलती कहाँ पर है, तो कथोड़ी जनजाति मिलती है, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोटा, चित्तौड़ और कोटा में, चित्तौड़ और कोटा में। अगर अब प्रश्न आए कि खेर के वृक्ष सर्वाधिक कौन से जिले में देखने को मिलते हैं, खेर के वृक्ष, तो आप क्या करोगे, क्योंकि जहाँ कथोड़ी जनजाति है, जहाँ कत्था ज़्यादा मिलेगा वहाँ मिलेंगे, तो कथोड़ी जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, चित्तौड़गढ़ और कोटा में। तो खेर के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर हैं, चित्तौड़ और कोटा में ही हैं, ठीक है। यहाँ है 12, कौन सा है, लगभग 12, और 12 में है सहरिया जनजाति ज़्यादा। कौन सी है, सहरिया जनजाति ज़्यादा, ठीक है, सहरिया। और इसके अलावा डूंगरपुर, और डूंगरपुर में है डामोर, कौन सी है, डामोर जनजाति। और उदयपुर में है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। ये है राजस्थान की प्राचीनतम जाति, राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति, ठीक है, राजस्थान की प्राचीन जनजाति। और सहरिया जनजाति के लिए प्रश्न, अब करंट जीके का प्रश्न बन गया मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि भारत का जनजातीय समूह, जनजातीय समुदाय में शामिल राजस्थान की कौन सी जनजाति अभी शामिल की गई है, ठीक है, तो कौन सी जनजाति है, सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति ग्रुप में या आदिम जनजाति समुदाय में शामिल किया गया है। कौन सी जनजाति को, सहरिया जनजाति को। कौन सी जनजाति को, सहरिया जनजाति को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सहरिया को आदिम जनजाति समुदाय में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। और इसमें शामिल होने वाली ये राजस्थान की पहली और एकमात्र जनजाति है, पहली और एकमात्र जनजाति है, और एकमात्र, ठीक है। यानी कि भारत में एक जनजातीय समूह बनाया गया, आदिम जनजाति, यानी पुराने समय से जो चली आ रही थी, उसके अंदर इसको सहरिया को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब राजस्थान के कितने ज़िले, राजस्थान के 3 ज़िले पूर्णतः जनजाति ज़िले घोषित किए गए। राजस्थान के 3 ज़िले ऐसे हैं जो पूर्णतः क्या बनाए गए हैं, जनजातीय ज़िले घोषित किए गए हैं। प्रतापगढ़, कौन सा है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और कौन सा है, बांसवाड़ा। ये वो राजस्थान के वो ज़िले हैं जो संपूर्णतः या पूर्णतः क्या बनाए गए हैं, जनजातीय ज़िले घोषित किए गए हैं, जनजातीय ज़िले घोषित किए गए हैं। आपने देखा होगा टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया, जब अपने फॉर्म भरने जाते हैं ना, टीएसपी एरिया कौन सा है, यानी कि ट्राइब स्पेशल प्रोजेक्ट, ऐसी कोई प्रोजेक्ट चलता है, माडा टाडा, ऐसी कुछ जो लगभग जनजातीय योजनाएं चलती हैं, वो लगभग अरावली में चलाई गई हैं। कहाँ पर चलाई गई हैं, अरावली में ही चलाई गई हैं। आई बात समझ में।
ठीक है, ये तो थी अरावली की प्रमुख क्या विशेषताएं, अरावली की क्या थी प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली को बांटा गया है, क्या किया गया है, अरावली को, अरावली का विभाजन, अरावली का विभाजन, और अरावली का विभाजन किया गया उच्चावच के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। ठीक है, अरावली और अरावली का विभाजन किया गया किसके आधार पर, उच्चावच के आधार पर, यानी ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर अरावली का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अरावली का उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण किया गया और कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में। कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। ठीक है, और 3 भाग कौन कौन से, एक तो है उत्तरी अरावली, कौन सी अरावली है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और कौन सी है, दक्षिणी अरावली, कौन सी है, दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली। ठीक है, कौन सी है, दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली है। ठीक है, चलो ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, ठीक है। अब देखो, उत्तरी अरावली इन सब में निम्न है, इन सब में क्या है, निम्न है। मध्य अरावली मध्य है और ये क्या है, ऊंची है। सबसे ऊंची अरावली कौन सी है, दक्षिणी अरावली ऊंची है। दक्षिणी अरावली क्या है, सबसे ऊंची है। ठीक है, उत्तरी अरावली क्या है और मध्य अरावली सबसे ऊंची, सॉरी दक्षिण अरावली सबसे ऊंची है। ठीक है साथियों, इसके आगे का जो पार्ट है वो अपने करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा हमारा हौसला क्या होगा, बड़ा होगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्लासें लेके आएंगे। धन्यवाद।